अब हमें देखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 7.2 के लिए सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है पहले तो हम इसको समझते हैं। सेक्शन का मतलब क्या हो गया, मान लिया जाए कि ये मार्कर है मेरे पास और इस मार्कर के क्या मैं सेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, सेक्शन बनाता हूँ मतलब मान लिया जाए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। अब कट करेंगे तो क्या दिखेगा हमें, यहाँ से अगर मान लिया जाए मैंने कट किया तो हमारे पास में 4 बातें दिखेंगी। यहाँ पर हो सकता है कि इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट हो गए, इसके बाद में इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट हो गए, इसके बाद में जहाँ से हमने कट किया वहाँ के कोई कोऑर्डिनेट हो गए। इसके अलावा और क्या बात दिखाई दे रही है, हमने इस मार्कर को जो कट किया है वो यहाँ से कट किया हुआ है, तो वो किस रेशो में ये डिवाइड हुआ है, किस रेशो में डिवाइड हुआ मतलब ये वाला पार्ट कितना है और उसके कंपैरिजन में ये वाला पार्ट कितना है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या 4 बातें आई। सपोज करें कि यहाँ पर अगर हम इसको समझे कि ये मार्कर था और मार्कर को हमने क्या किया, ये यहाँ से कट कर दिया, तो हमारे पास में यहाँ पर कितनी बातें दिखाई दे रही है। एक तो कोऑर्डिनेट, सपोज करें कि ये P है और ये क्या है Q है और ये क्या है R है। ठीक है, R से हमने क्या किया, इसको कट कर दिया। तो P के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रह गए x1 y1, Q के कोई कोऑर्डिनेट रह गए x2 y2 और जहाँ से हमने कट किया उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। इसके अलावा क्या है m और n, मतलब अगर ये पार्ट m है और ये n है तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा, इसका और इसका रेशियो कितना होगा, m रेशियो n। तो हमारे पास में 4 बातें हैं, एक तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और एक फोर्थ क्या हो गया, इसका रेशियो किस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा। तो 4 में से कोई भी अगर 3 वैल्यू हमें गिवन है तो फोर्थ वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर ये तीनों वैल्यू हमें गिवन है हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अगर ये गिवन है, ये गिवन है तो हम ये वाला पॉइंट जहाँ से हमने इसको कट किया और ये भी गिवन है तो ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज गिवन है, हमें ये रेशियो भी गिवन है, ये भी पॉइंट गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये वाला हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ओवरऑल बस यही क्वेश्चन वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड ये 4 में से या तो ये और ये गिवन है, ये वाला फाइंड करना है, या ये 3 गिवन है, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में सारी बातें यहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता कि इससे रिलेटेड फार्मूला क्या बनेगा। तो फार्मूला यहाँ पर ये बनता है कि ये इसके अगर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है तो x इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ये क्या है x, y है और ये x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो फार्मूला जो बनेगा वो इसके लिए बनेगा। ठीक है, भले आपको वैल्यू जो भी फाइंड करना है लेकिन फार्मूला बनता है ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होता है, x2m प्लस x1n और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y इज इक्वल टू y2m प्लस y1n और होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखिए इस फार्मूले को याद रखने का तरीका, पहली बात तो हम यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। ठीक है, जो फार्मूला हमें एक्सरसाइज में अप्लाई करना है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है, लेकिन ये फार्मूला वास्तव में जनरेट कैसे हुआ वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को हम वहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फार्मूला बन सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि फार्मूला याद कैसे रखेंगे और कैसे हमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमें इस फार्मूले में एक चीज़ देखने को मिलती है। आप देखिए x2 में किसका मल्टीप्लिकेशन किया है, m का मल्टीप्लिकेशन किया, x1 में किसका मल्टीप्लिकेशन किया, n का मल्टीप्लिकेशन किया। कहने का मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन ये दूर वाले से करना है। देखिए इस कोऑर्डिनेट से ये पास में और ये क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है इसका, और इसका मल्टीप्लिकेशन करना हमें इससे। ठीक है, तो कैसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, किसका फार्मूला बना रहे हैं, x का फार्मूला बना रहे हैं। तो x के फार्मूले में y नहीं आएगा, क्या आएगा, x ही आएगा, और y के फार्मूले में केवल y ही आएगा, x नहीं आएगा। बस ये टेक्निक हमें याद रखना है, फार्मूला तुरंत याद हो जाएगा। देखना कैसे, किसका फार्मूला बना रहा हूँ मैं, x का। इस x का मल्टीप्लिकेशन m से किया हमने दूर वाले से। भाई x का जब फार्मूला बनाएंगे तो x का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, y का नहीं करना होगा। तो x2 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और x1 का मल्टीप्लिकेशन n से करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय जो रेशियो रहेगा उसको दोनों को ऐड कर देना। मेरे ख्याल से फार्मूला याद हो गया। ठीक है, फिर से और एक बार y का बनाते हैं हम। y2 का मल्टीप्लिकेशन ये दूर वाले से करना है, y1 का मल्टीप्लिकेशन ये दूर वाले से करना है, मतलब n से करना है,
और दोनों को प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया फार्मूला कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें हमें एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसका फार्मूला भी बनाएंगे हम। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे बन सकता है। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट है 4, -3 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है 8, 5। हमारे पास में ओवरऑल 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है, ये है। दोनों को ज्वाइन कर दिया और एक थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है R। सपोज करें कि ये क्या है, P है और ये क्या हो गया, Q हो गया, और एक पॉइंट कौन है, R है, जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x, y से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बनते हुए जा रहा है। एक हमें क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट R x, y, ऐसा बोला भी जा सकता है, या इस कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, जो क्या हो, ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। कोऑर्डिनेट P गिवन है और Q गिवन है, इन रेशो R डिवाइड इज इन रेशो। किस रेशो में R क्या कर रहा है, इसको P और Q को डिवाइड कर रहा, किस रेशो में डिवाइड कर रहा, तो यहाँ पर रेशो भी गिवन है। ये क्या है, 3 है। मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ क्योंकि ये 3 है और ये क्या है, 1 है। ठीक है, R पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसका रेशो 3 है और इसका रेशो 1। मेरे ख्याल से रेशो बताने की जरूरत नहीं है कि 3:1 का मतलब क्या है। 3:1 का मतलब फिर भी देख लेते हैं हम, PR डिवाइडेड बाय QR और इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। देखिए P से लेके R का जो डिस्टेंस है वो कितना, 3 यूनिट है, तब QR का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 6 यूनिट होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ये 6 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा। अगर मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अगर ये 9 होगा तो ये कितना होगा, 3, 3, 9 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3:1, इसको कैंसिल करेंगे तो 3:1। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर ये बढ़ेगा तो उसी रेशो में ये भी पार्ट बढ़ेगा। क्लियर ना, तो ये होती है इसमें रेशो की डेफिनेशन। ठीक है, फिर से और एक बार, हमें क्या फाइंड करना है, x, y फाइंड करना है। ठीक है, R के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हमें फार्मूला मालूम है। मान लिया जाए कि हम फार्मूला भूल गए, हमें फार्मूला याद नहीं है, ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन को बना सकते। कैसे बना सकते, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की बात की है तो x कौन है, इसमें ये है और इसमें x कौन है, ये। ठीक है, और y की बात करेंगे तब y ये है और यहाँ पर y कौन है, ये है। अच्छा, जब x की बात की जा रही है तो इसके x का मल्टीप्लिकेशन ये दूर वाले से करो तो 3 इंटू कितना हो गया, 8, प्लस इसके x का मल्टीप्लिकेशन इससे करो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, और डिवाइडेड बाय जो भी रेशो है उसको प्लस कर दो, 3 + 1। ठीक है, कैलकुलेशन कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 8, 3 जा 24 और +4 और डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू कितना हो गया, 28 और डिवाइडेड बाय 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 7 जा 28। ठीक है, 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे हम, अगेन y इज इक्वल टू, y का भी तरीका वही रहेगा। इसके y का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर y कौन है, ये है, और यहाँ पर y कौन है, ये है। दूर दूर वाले से मल्टीप्लिकेशन करना है, बस सिंपल काम है बिल्कुल। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो। देखिए दूर क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके पास में तो ये है ना, इससे नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 प्लस -3 × 1 और होल डिवाइडेड बाय 3 + 1 कितना हो जाएगा, 15 और -3 × 1 तो क्या हो जाएगा, -3 और डिवाइडेड बाय 4 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 3 या 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बस हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम उसमें मिर्ची मसाला लगेंगे। हम ये लिखेंगे कि P और Q जिसके कोऑर्डिनेट ये है और R जो है वो क्या करता है, P और Q को डिवाइड करता है, 3:1 में डिवाइड करता है। हम सपोज करेंगे कि R के कोऑर्डिनेट कौन है, x, y है। वी नो दैट सेक्शन फार्मूला
और सेक्शन फार्मूला ये होता है, पूरा फार्मूला लिखेंगे और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे, एक पेज का क्वेश्चन हो जाएगा और बिल्कुल इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओवरऑल काम अगर देखा जाए तो काम इतना ही करना है हमें, ठीक है, और इसी में थोड़ा सा उसको सजावट करना है और अपना काम कंप्लीट होगा और हमें पूरे नंबर इससे मिल सकते हैं। सेक्शन फार्मूला बिल्कुल सिंपल है और इससे बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो हमारा एक काम तो हो गया कि सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है ये हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जो ये सेक्शन फार्मूला है, ये सेक्शन फार्मूला बना कैसे है, सेक्शन फार्मूला बना कैसे है। तो सेक्शन फार्मूले आपको दो टाइप के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा वो इंटरनली डिवाइड कर रहा, या तो फिर क्या कर रहा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा। देखिए दो पॉइंट है, एक तो क्या है इंटरनली, इंटरनली, ठीक है, और दूसरा है एक्सटर्नली, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से समझना है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये दोनों वर्ड यूज किए जाएंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली। आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लिया जाए कि हमारे पास में दो पॉइंट है, कौन सा, एक तो पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है, क्लियर। और सपोज करें कि R जो है वो M/N में इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली मतलब देखिए P और Q के इंटरनल में है ना, ये जो R पॉइंट है वो कहाँ पर है, इंटरनल में, ठीक है, P के राइट हैंड साइड में, Q के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसके अंदर की ओर अगर डिवाइड करेगा, चाहे यहाँ पर डिवाइड करे, चाहे यहाँ डिवाइड करे, चाहे यहाँ, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनली डिवाइड हो रहा, क्लियर। और एक्सटर्नली क्या होता है, तो एक्सटर्नली मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है, और जो R है, R इसको डिवाइड करता है कैसे, एक्सटर्नली, मतलब ये बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर कौन है, R है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके R के कोऑर्डिनेट फाइंड करना हमें, x, y फाइंड करना है। और सपोज करें कि इसके कोऑर्डिनेट कौन है, x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है और हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसके। तो ये आप देखेंगे कि P और Q के एक्सटर्नल साइड में है ना R, तो इसलिए इसको एक्सटर्नली बोला जाता है। तो क्वेश्चन जब भी बोला जाए तो इस टाइप से आपको समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो रेशो दिया रहेगा, जब इंटरनली दिया रहेगा इसका मतलब क्या है, ये आपको ये दिया हुआ है, ये वाला पार्ट M है और ये वाला पार्ट N है। अगर मान लिया जाए कि 3:1 दिया हुआ है तो इसको आपको ये 3 रखना है, इसको क्या रखना है, 1 रखना है, क्लियर। अच्छा, जब एक्सटर्नली की बात की जाती है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, जब इंटरनली में आपको रेशो गिवन है, क्या है, M/N गिवन है, इसका मतलब P से R का जो डिस्टेंस है वो कितना है, M है। P से R का डिस्टेंस क्या है, M है, और Q से R का जो डिस्टेंस है वो कितना है, N है। एक्सटर्नली में भी ऐसे ही होगा। देखिए P से R का डिस्टेंस कितना है, M है। अगर मान लिया जाए कि आपको इस क्वेश्चन के लिए अगर ऐसा दिया है तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में गड़बड़ करके आते हैं बच्चे एग्जाम में, ठीक है। जब भी इंटरनली बोला जाता है तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जो भी पॉइंट हमें फाइंड करना है वहाँ तक का डिस्टेंस, N का मतलब Q से लेके जो पॉइंट फाइंड करना है वहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस नहीं मतलब उसका रेशियो। और अगर इस क्वेश्चन के लिए M/N दिया है तो इसका मतलब क्या है, इसमें जैसा P से लेके R तक का डिस्टेंस था, इसमें भी P से लेके R तक का डिस्टेंस रहेगा। देखिए ये वाला रहेगा M, यहाँ से लेके यहाँ तक, और N क्या रहेगा, यहाँ पर क्या था N, Q से R तक, तो यहाँ पर भी Q से R तक का डिस्टेंस रहेगा। ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, वो रहेगा N, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ऐसा वहाँ पर समझना है। लेकिन फार्मूले इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, तो इसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है। अभी हम प्रूफ भी करेंगे कि ये फार्मूला वास्तव में आया कैसे है, और फिर इसके लिए भी फार्मूला बनाएंगे कि इसके लिए फार्मूला एक्सटर्नली के लिए कैसे फार्मूला जनरेट होता है। देखिए यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाए कि जब फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्या होता है, कई बच्चों की ये हैबिट रहती है ना कि हमें फार्मूला प्रूफ करने से क्या लेना देना है, हमें तो फार्मूला मालूम होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया, डायरेक्ट लिया और वैल्यू रख दी, ठीक है, मेरे ख्याल से काम तो हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला प्रूफ करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। और दूसरी बात क्या होता है कि जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम प्रूफ करते अगर हमसे बनता है तो ये मान के चलिए कि उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हमारा
कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ता है कि हाँ ये जो फार्मूला बना है ये कहीं हवा में से नहीं आया, हमने इसको खुद ने प्रूफ किया था और ये फार्मूला ऐसा ऐसा प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए फार्मूला प्रूफ करते हुए हमें आना भी चाहिए। देखना पहले हम इंटरनली के लिए हम देखते हैं कि अगर इंटरनली डिवाइड हो रहा तो कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। सपोज करें कि हमारे पास में कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2 है, ठीक है। ये हो गया। और ये R जो है इसको डिवाइड करता है, किस रेशो में डिवाइड करता है, R जो है उसको डिवाइड करता है जिसको हमें फाइंड करना है x, y में ये डिवाइड करता है। और किस रेशो में डिवाइड करता है, ये m और ये क्या है n है, m रेशियो n में डिवाइड करता है। बात क्लियर है। वही डायग्राम बनाया मैंने इधर जैसा हमने बनाया था, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा दूर लिख लो ताकि क्लियर समझ में आए। P ये क्या हो जाएगा x1 y1 और Q ये तो सही लिखा है और इसको मैं m को यहाँ पर लिख देता हूँ और R जो है वो क्या है x, y है। ये पार्ट m है तो ये वाला पार्ट कितना है n है। सेक्शन फार्मूला यूज कहाँ किया जाता, मैंने तो यहाँ पर मार्कर वाली बात की थी। और एक इसकी एप्लीकेशन देखते हैं हम। मान लिया जाए कि आपके पास में कोई एक मैप है, ठीक है, और उस मैप पर आपके पास में दो टाउन है, एक टाउन ये है और एक टाउन ये है और थर्ड टाउन ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। आप इसको कार्टेशियन प्लेन पर ले लीजिए। कार्टेशियन प्लेन पर लेने के बाद में इसके कोऑर्डिनेट पता कर लीजिए कि इसको तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं हम। इनके कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं हम यहाँ से। सपोज करें कि ये टाउन के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब किलोमीटर में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर किलोमीटर में स्केल ले लेंगे और इधर भी क्या करेंगे किलोमीटर में स्केल ले लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। तो आप यहाँ पर बता सकते हो, क्या बता सकते कि ये जो दोनों टाउन के और ये दोनों टाउन के बीच में जो रेशियो है वो कितने डिस्टेंस का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है। तो बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन हो गई। अगर आपके पास में ये रेशियो मालूम है कि 1:4 है ये, ठीक है, तो आप कोई कोऑर्डिनेट विदाउट ये कार्टेशियन प्लेन के आप किसी का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसा नहीं कि ये केवल 10th क्लास में ही काम आना है, ये इन फ्यूचर, ठीक है, 11th 12th में भी काम आना है और उसके बाद में भी काम आना है। मतलब ये वाला फार्मूला है जो कि कहीं पर भी मैथमेटिक्स है वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको ये फार्मूला परमानेंट लाइफ टाइम याद होना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से रटने वाली तो बात नहीं है इसमें कि हमें खूब रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया एक्स डेश और ऐसे ही क्या हो गया ये वाई और वाई डेश, ठीक है। ये क्या है ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0, ये हमें मालूम है। अब हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर जितने भी कोऑर्डिनेट है ना वहाँ से क्या करते हैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये ऐसा। और ऐसे ही क्या करते हैं ये सारे कोऑर्डिनेट से हम वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ से भी वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ मैं, इसको आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से भी वाई एक्सिस पर मैं परपेंडिकुलर ऐसा डाल रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसका मतलब यहाँ पर स्केल क्या है x1 है, यहाँ पर x y है तो इसका मतलब यहाँ की स्केल क्या है x है और यहाँ x2 है, इसका मतलब यहाँ की स्केल क्या है x2 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर y1 है तो ये क्या हो जाएगा y1, यहाँ पर क्या हो जाएगा y और यहाँ क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा मेरे हिसाब से अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है 3 है और हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। मतलब इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। क्या करेंगे इतने में से इतने को माइनस कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो ये कितना था पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 था और इतना माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बनेगा। देखना हमें क्या करना है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया x
और ये डिस्टेंस कितना हो गया x1, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, पूरे में से इतने को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं। पूरा डिस्टेंस कितना है x, इतना डिस्टेंस क्या है x1 है, तो x में से x1 को माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमें ये वाला यहाँ पर पता चल जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना है, x माइनस x1 है। सेम ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस पता चलेगा। इसका मतलब क्या है, x2 माइनस x, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर पता चल गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला नहीं, इसको नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ये इसको निकाल रहा हूँ। इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, x2 माइनस x हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें, इतना ही तो है, इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस y1, ये वाला होगा इतना। तो सेम ऐसे ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस होगा y माइनस y1, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरे में से इतना माइनस करना है, मतलब y2 में से y को माइनस करना है, तो y2 माइनस y इतना हो गया। क्लियर। ये सारी बातें अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो हम सारी बातें यहाँ पर लिख भी सकते हैं। कैसा, मैं इसका नाम m दे रहा हूँ और इसका नाम n दे देता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम सपोज करेंगे कि हमारे पास में कोऑर्डिनेट है p और q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। r इज डिवाइड p q इन रेशो m रेशो n। तो कोऑर्डिनेट आप r क्या हो गए, हमने सपोज करेंगे कि x कामा y है। पॉइंट p q से और r से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, और यहाँ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम m सपोज करेंगे, यहाँ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट n सपोज करेंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, pm की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x1। rm की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस y1। rn की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x, और qn की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y। क्लियर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी फार्मूला डेराइव कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग हम क्वेश्चन करेंगे कि ओवरऑल एक्सरसाइज में, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन एक बार आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइफ टाइम ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, मतलब सेक्शन फार्मूले वाला पोर्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, देखिए एक ट्राइंगल ये है, और एक ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, PMR, एंड ट्राइंगल कौन सा, RNQ, ये दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, आप देखिए ये वाली एक लाइन दिखाई, मैं इधर ये बना रहा हूँ, और एक लाइन ये वाली दिखाई दे रही है, ये बना दी है मैंने ये वाली लाइन, और ये जो लाइन है PQ, ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और जब इंटरसेक्ट कर रही तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये, और ये वाली जो लाइनें हमने खींची थी वो क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो जब दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तब दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ये प्रॉपर्टी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, है ना। 9th क्लास में सिमिलरिटी जहाँ पर पढ़ा था हमने कि दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल के कोई भी करस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इसका मतलब ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए। चूंकि हम फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है।
ट्राइंगल पी एम आर सिमिलर होगा, सिमिलर का सिंबल ये होता है, ठीक है, ट्राइंगल आर एन क्यू, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल एंगल सिमिलरिटी है ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो एंगल एंगल वाली यहां पर हमने क्या की है, प्रॉपर्टी लगाई। दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो इनकी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये थ्योरम भी हमने पढ़ी थी, देखना फिर से और एक बार। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस ट्राइंगल के जैसी कौन सी साइड है, ये वाली साइड है क्या भाई। करस्पॉन्डिंग साइड किसको बोला जाता है? देखिए ये 90 डिग्री का बना है, ये भी 90 डिग्री का बना है। 90 डिग्री के सामने की साइड और इसके सामने की साइड ये वाली, ये क्या होगी, करस्पॉन्डिंग साइड होगी। ये थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड और थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड, ये क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो आपको ऑर्डर एग्जैक्टली रखना है कि इसके अपान में ये, इसके अपान में ये और इसके अपान में ये तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड के अपान में ये साइड इज इक्वल टू इस साइड के अपान में ये साइड इज इक्वल टू इस साइड के अपान में ये साइड, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय आर एन इज इक्वल टू एम आर डिवाइडेड बाय एन क्यू। ऐसा इस साइड के अपान में एक जैसी जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड, इसी को बोला जाता है। तो इसके अपान में ये, इसके अपान में ये, इसके अपान में ये लिखोगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसके अपान में ये नहीं लिख सकते हम। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड है, तो यहाँ पर भी थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को ही हमें एक साथ लिखना होगा। अच्छा, अब वैल्यू रखना चालू कर दो। पी आर की वैल्यू कितनी है, एम है, देखिए, और आर क्यू की वैल्यू कितनी है, एन है। भाई यहाँ से ये जो रेशो है इसका, ये कितना है, एम, और ये कितना है, एन है। ये इसके अपान में ये यहाँ पर कितना है, एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम आर। एम आर की वैल्यू क्या है, एम आर मतलब y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई, और इसको हम दे देते इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करते हैं, एक बार इसको दोनों को एक साथ लेते हैं और फिर एक बार इनको दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स, पहले के फर्स्ट के टू पार्ट्स लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन और डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू इसका करेंगे इसमें तो n एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर तो m एक्स टू माइनस m एक्स इज इक्वल टू इसका करेंगे इसमें तो n एक्स माइनस n एक्स वन, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों में एक से को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फार्मूला किसका बना रहे हैं हम, एक्स का बना रहे हैं कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं उस साइड ले जा रहा हूँ और इसको इस साइड ला रहा हूँ। देखिए ये क्या कर रहा हूँ मैं, इधर माइनस है ना, और इस साइड आएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। m एक्स टू प्लस n एक्स वन इज इक्वल टू, इसको उस साइड कर रहा हूँ मैं, तो m एक्स प्लस n एक्स। देखिए ये इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उस साइड जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, और n एक्स जैसे के वैसे। m एक्स टू प्लस n एक्स वन और इज इक्वल टू, ये दोनों में से अगर कॉमन निकाला जाए, दोनों में कॉमन कौन है, एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से एक m कॉमन, एक्स कॉमन निकाल देते तो m प्लस n, और एक्स क्या हो गया, कॉमन निकल गया। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर,
इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे कर रहा हूँ तो एक से बचा है यहाँ पर m x2 प्लस n x1 और होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ये बन जाएगा सेक्शन फार्मूला जिसमें x की वैल्यू आ गई। आपने देखा होगा कि फार्मूला हमने जब लिखा था शुरू में तो ऐसे ही कुछ लिखा था फार्मूला, है ना। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं हम, दूर दूर का मल्टीप्लिकेशन x2 का मल्टीप्लिकेशन m में देखिए, और x1 का मल्टीप्लिकेशन n में दूर वाले से आया, और डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये बन गया फार्मूला। तो ऐसे फार्मूला जनरेट होता है, ठीक है। अब सेकेंड फार्मूला किसका, y के लिए। अगेन हमने क्या लिया था इसमें, टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट। अब हम लेते टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या होगा, m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू y माइनस y1 और डिवाइडेड बाय y2 माइनस y इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखेंगे, जगह की जरूरत है, मैं आगे लिख रहा हूँ स्टेप, ठीक है। देखना इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या हो जाएगा, m इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो n y माइनस y1, भाई इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, m y2 माइनस m y इज इक्वल टू n y माइनस n y1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 इज इक्वल टू n y प्लस m y, ये हो गया। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, y कॉमन निकल रहा है, तो y को कॉमन निकाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, m प्लस n, n प्लस m बचेगा, n प्लस m हो चाहे m प्लस n हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y m y2 प्लस n y1, और y इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 और होल डिवाइडेड बाय m प्लस n, और ये बन जाएगा इसका फार्मूला। क्लियर, मतलब हमने यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से। तो हमारे पास में x की वैल्यू के लिए और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बन गया। मैं इस फार्मूले को ऊपर लिख देता हूँ, जो फार्मूले जनरेट होते जा रहा है उन दोनों सारे फार्मूलों को हम इधर लिखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास में फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m x2। देखिए फार्मूला प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा फार्मूला हो गया या थ्योरम्स हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसा डर घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराना चालू कर देंगे तो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है। मतलब जो भी फार्मूला जनरेट हो रहा डायरेक्ट नहीं रखना है हमें, ऐसा किसी को फार्मूला बना कैसे है ये बात याद रखना है, फिर उसके बाद में उसको याद कैसे रखना है, और याद कैसे रखना है, फिर उसके बाद ये अप्लाई कैसे करना है। तीन बातें अगर हमें मालूम है तो मैथ्स में कभी भी प्रॉब्लम हमें नहीं जाना है। और ज़्यादातर बच्चे क्या स्किप करते हैं, फार्मूला जनरेट कहाँ से हुआ बस इसी को मिस करते हैं, और यहाँ पर मिस कर दिया मतलब गड़बड़ वहीं से शुरुआत हो जाती है मैथ्स की, कि हमें मैथ्स नहीं आता, कौन सी चीज़ कैसे बनती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये सारी चीज़ें वहीं से गड़बड़ होती है जब हम स्किप करना चालू करते हैं। क्यों, क्योंकि एक मैथ्स में क्या होता है कि एक चीज़ स्किप की वाली दूसरे जगह फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप देखेंगे कि हमने इस फार्मूले को जनरेट किया, इसमें क्या हो गया, सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स कैसे हो गए थे, सिमिलरिटी, मतलब ट्राइंगल चैप्टर का सिमिलरिटी हमें मालूम होना चाहिए तब तो बनेगा ये। दूसरी बात, इसमें लाइन वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया कि दोनों लाइन पैरेलल है और ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, तो कौन से एंगल इक्वल होते हैं इसमें। इसके बाद में एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। जो 9th क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ते गए थे वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते गए। तो आप एक तरफ से पढ़ते हुए जाएंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है कि कॉन्सेप्ट को भी, अगर पिछले वाले कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर करते हुए गए, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि ट्राइंगल जब पढ़ा हमने तो ट्राइंगल में 9th क्लास का भी ट्राइंगल वहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से एक तरफ से बेसिक से अगर 0 लेवल से पढ़ते हुए जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, m प्लस n, और ऐसी y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एम वाई टू प्लस एन वाई वन और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये वाला एक तो फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से याद कैसे रखना है तो ये बता ही दिया मैंने कि x1 का मल्टीप्लेशन n से करेंगे, x2 का मल्टीप्लेशन m से करेंगे, x2 का मल्टीप्लेशन m से करेंगे और x1 का मल्टीप्लेशन n से करेंगे डिवाइडेड बाय m प्लस n। जो भी रेशियो गिवन रहेगा उससे हमें प्लस करना है। क्वेश्चन कैसा आएगा तो एक क्वेश्चन भी हमने इससे रिलेटेड किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लिया जाए कि हमें दूसरी चीज़ पूछिए इसमें से, सपोज करें कि इसको हटा देता हूँ मैं, ये यहाँ से हटा देता हूँ और इसी में समझेंगे हम। मान लिया जाए कि हमें ये तीनों वैल्यू गिवन है, कौन सी, एक तो रेशो भी गिवन है ये वाला, ये p यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं p x1 y1 और ये क्या है q x2 y2 और r क्या है x, y है। मान लिया जाए ये गिवन है, हमें ये गिवन है और ये वाला फाइंड करना है, या ये गिवन है ये करना है, या तो रेशो फाइंड करना है। फार्मूला यही वाला अप्लाई करो आप। इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू गिवन है, हमें x2 की वैल्यू नहीं मालूम तो x2 की वैल्यू छोड़ दो और कैलकुलेशन करके x2 की वैल्यू निकाल लो इससे। ऐसे ही इससे y2 की वैल्यू निकाल दो। बात समझ में आई ना। देखिए भाई y की वैल्यू गिवन है, y1 की वैल्यू गिवन है, y2 की वैल्यू हमें नहीं मालूम, m और l की वैल्यू मालूम है, बस वैल्यू रख दो और उसकी वैल्यू निकाल लो। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि 1 2 3 और ये 4 मतलब रेशियो, 4 में से कभी एक की वैल्यू मिसिंग रहेगी, कभी दूसरे की वैल्यू मिसिंग रहेगी, कभी तीसरे की वैल्यू मिसिंग रहेगी, कभी रेशियो मिसिंग रहेगा और वही हमें फाइंड करना रहेगा। ऐसे ही गोलमोल करके आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है। अब यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में P और Q दो पॉइंट गिवन है, P और Q दो पॉइंट गिवन है, और गिवन कैसे है, सपोज करें, चलिए मैं अभी x1 y1 ही लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, और ये वाला भी पॉइंट गिवन है और को क्या है x2 y2। अगर R मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जानते हैं ना भाई, ये लाइन है, लाइन का एग्जैक्टली मिड पॉइंट मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। डिस्टेंस फार्मूले में भी हमने मिड पॉइंट समझा था। ठीक है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों पॉइंट का एग्जैक्टली मिड पॉइंट, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जब इक्वल रहेगा इसका मतलब ये 1 है तो ये भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर ये 2 है तो ये भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये 3 रहेगा तो ये भी 3 रहेगा, 4 रहेगा तो ये भी 4 रहेगा, यही रहेगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रेशियो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1:1 में डिवाइड होगा। और जब 1:1 में डिवाइड होगा तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ m है वहाँ पर 1 रख दो और जहाँ n है वहाँ पर भी 1 रख दो। इसी फार्मूले में देखना, x इक्वल टू m के जगह 1 रखा, n के भी जगह 1 रखा और डिवाइडेड बाय 1+1। ऐसे ही y इज इक्वल टू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 और डिवाइडेड बाय 1+1। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1+1 कितना हो गया, 2। भाई इसका 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसे कि वैसे, इसमें भी 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे कि वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बनेगा इंटरनली के लिए सेक्शन फार्मूला। ठीक है। ये वाला जो फार्मूला किया हमने क्या है, इंटरनली सेक्शन फार्मूला है। और मिड पॉइंट फार्मूला अगर बोला जाए, मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूले के लिए क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये बन जाएगा इसका मिड पॉइंट फार्मूला। कैसे बना तो हमने यहाँ पर समझा, ठीक है ना। अब देखिए इसका मिड पॉइंट फार्मूले का क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज करें कि हमारे पास में
कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है। सपोज करें कि P है जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 4 है और इसके कोऑर्डिनेट 5 और 8 है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये क्या है, Q है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। और सपोज करें कि मिड पॉइंट कौन है, x, y। वी नो दैट मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और हम सपोज करेंगे कि जो मिड पॉइंट है वो क्या है, r, x, y है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल, इसमें x कौन है 3 और इसमें x कौन है 5, दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल लो। मतलब कितना हो गया 8 और डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 4। एंड y इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, यहाँ पर y 4 है और यहाँ y कौन है 8 है, तो 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, और कितना हो गया 4 और 8 कितना हो गया 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो गया 6। इसका मतलब हमने वैल्यू निकाल दी इसकी 4, 6, बस हो गया काम। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। मिड पॉइंट बोला था इसका और इसका, हमने मिड पॉइंट यहां पर निकाल दिया। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है तो उस केस में क्या होगा। एक्सटर्नली देखिए, सपोज करें कि हमारे पास में P और Q गिवन है। P क्या है, x1 और y1, और Q कौन है, Q x2 और y2 है, ये गिवन है। और हमें कोई पॉइंट R है जो कि क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है, कौन, R, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। और किस रेशो में डिवाइड करता है, तो ये डिवाइड करना मान लिया जाए कि ये m रेशो n में डिवाइड करता है। तो बस ये याद रख लेना कि जब भी m रेशो n में अगर गिवन है, इसका मतलब यहाँ से लेके P से लेके R तक का डिस्टेंस क्या गिवन है, m रेशियो n अगर गिवन है, इसका मतलब P से पहले पॉइंट से लेके R तक का डिस्टेंस क्या है, m है। ये कितना है, m है। और जो बाद में लिखा है वो Q से लेके R तक का डिस्टेंस है। बाद में लिखा है, क्या लिखा है, n लिखा है, तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है। क्लियर। तब हमें यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बनेगा ये देखना है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते, पहले जैसा बनाते हैं। पहले जैसा बनाते मतलब हमें इतना, ये वाला रेशो, इसका और इसका रेशो अगर मालूम रहेगा तो अपना पुराने क्वेश्चन के जैसा फॉर्म बन जाएगा। देखना, इतने की वैल्यू क्या है भाई, पूरे की वैल्यू क्या है, m है, और इतने की वैल्यू क्या है, n है। तो पूरे में से इतने को माइनस कर दो, मतलब m माइनस n, ये वाला क्या हो जाएगा पार्ट, m माइनस n हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम भाई, पूरा तो m है और इतना n है, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, m माइनस n। इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, सेक्शन फार्मूला बीच वाले के लिए। तो ये वाला x और y क्या था, इसमें ये P था और ये Q था और ये क्या था, R था, और R के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y। बीच में x और y लिखा था मैंने, तब फार्मूला ये बना। तो यहां पर भी हम क्या है, ये बीच में है ना, तो इससे फार्मूला बनाते। देखिए कैसे, बीच में कौन है, x2 है। x के लिए कर रहे हैं हम फार्मूला, तो इसका x और उसका x यूज करना पड़ेगा। देखिए, इसके x का मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं हटा दूं क्या, ऊपर वाले को, ये ऊपर वाले को हटा देता हूं, जबरन कंफ्यूज करेगा ये अभी, है ना, क्योंकि बात तो समझ लिया हमने कि होता क्या है। इसके x का मल्टीप्लिकेशन इससे करो और इसके x का मल्टीप्लिकेशन इससे करो। देखिए यहाँ पर कौन है, x है, तो x इंटू m माइनस n प्लस इसके x का मल्टीप्लिकेशन इससे करो, तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू n, और होल डिवाइडेड बाय, दोनों को प्लस कर दो, m माइनस n प्लस n। यही तो किया जाता फार्मूला, दोनों को प्लस कर दिया जाता। जो भी रेशो रहेगा, यहाँ पर m माइनस n रेशो n है, इसलिए ऐसा किया। इससे ये कैंसिल हो गया, देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m x2 इज इक्वल टू x m माइनस n, और ये क्या हो जाएगा प्लस x1 n। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं हम, m x2 माइनस n x1,
ये इधर प्लस है, इधर आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एन, और एम माइनस एन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स, या ऐसा लिखते हैं हम, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन और होल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। इसका मतलब एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नली ऐसा लिख सकते हैं, है ना। फार्मूला क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, एंड वाई इज इक्वल टू क्या होगा देखते हैं हम आगे। ये इधर कर रहा हूँ मैं, देखिए y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2 इज इक्वल टू होगा ना, ये बीच में है, तो y2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसके y का मल्टीप्लिकेशन इससे करो तो y इंटू एम माइनस एन इंटू वाई, प्लस इसके y का मल्टीप्लिकेशन n से करो तो y1 n इंटू y1, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m माइनस एन प्लस एन, और ये क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल, ठीक है, सॉरी n से n कैंसिल, और ये m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m y2 इज इक्वल टू m माइनस एन और y इज प्लस n y1, और n y1 इस साइड जाएगा तो m y2 माइनस n y1 इज इक्वल टू m माइनस n y। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर नीचे किया जाए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू देखिए y इज इक्वल टू एम y2 माइनस एन y1 और होल डिवाइडेड बाय m माइनस एन, ठीक है, m माइनस एन। इसको हटा देता हूं, देखिए ये बन गया फार्मूला एक्सटर्नली के लिए। थोड़ी सी ताकत लगाना होता है इसके लिए, फार्मूला प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक बार हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया तो वो हमें आपके लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है, कि हाँ हमने इसको, हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे तब फार्मूला प्रूफ भी किया था हमने, और वो फार्मूला को याद रखने में भी आसानी होती है और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है। और यदि आपने रेडीमेड अगर फार्मूला रख लिया तो फिर मतलब नहीं रहेगा। तो हमारे पास में अगर एक्सटर्नली का क्वेश्चन आया तो ये वाला फार्मूला हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फार्मूले को याद रखने का तरीका, ये दोनों फार्मूले को एक साथ देखिए, मेरे ख्याल से इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका इससे ऐसा करके इसको याद रख सकते हैं, दोनों को प्लस और डिवाइडेड बाय जो भी रेशियो रहेगा डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस करना है, ये हो गया। इंटरनली के लिए जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लगाना, बस हो गया फार्मूला। एग्जैक्टली एक जैसे फार्मूले है, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला तो सिंपल ही काम है, मिड मतलब बीच का, और बीच का मतलब इसको और इसको प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज, जैसे एवरेज निकालते ना, तो दोनों को प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मिड में है ना वो, एग्जैक्टली मिड में है। तो जैसे हमारे पास में मान लिया जाए कि एक दो दोस्त है, एक के पास में क्या 7 रुपीज़ है और दूसरे के पास में क्या 15 रुपीज़ है, ठीक है। तो दोनों के पास में एवरेज कितना है, अगर मान लिया जाए कि दोनों से अगर पूछा जाए कि अच्छा आपके पास में और आपके पास में जितना भी पैसा है हमें उससे लेना देना है, दोनों का एवरेज बताइए कि अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए और दोनों में इक्वली अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा। तो हम क्या करते, दोनों को 8 कर देते और डिवाइडेड बाय 2 कर देते, तो कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2, और क्या हो जाएगा 11 एवरेज आ जाएगा। तो सेम वही एवरेज वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, तो हम जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन सारे एक बार देखिएगा, ठीक है ना। जितनी भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नया लॉजिक मिलेगा, और उस लॉजिक को समझते हुए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक बार आप पूरे क्वेश्चन देखिएगा, फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करना, तो बिल्कुल सिंपल काम होने वाला है। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।